शुरुआत करेंगे मिनी लॉकडाउन की तैयारी के साथ, जहां नए साल पर मुसीबत भारी है और यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते केसों को देखते हुए अब परेशानी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यूपी को जहां कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है, जो 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगा। सूत्रों की माने तो टीम 9 की बैठक में यूपी में कोरोना कर्फ्यू को रात 10 बजे से लगाने पर भी विचार संभव है। और इसके साथ ही दिल्ली की बात की जाए तो कोरोना को लेकर दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिनेमा, जिम और स्पा सेंटर्स को बंद कर दिया गया है, तो वहीं बस और मेट्रो को 50% क्षमता के हिसाब से सफर की इजाजत मिल चुकी है। इसके बाद अगर उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में नए साल पर कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को नए साल के जश्न को सावधानी के साथ मनाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। तो मिनी लॉकडाउन की तैयारी दिख रही है। कई जगहों पर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं, तो कई जगहों पर अभी विचार किया जा रहा है। यूपी कोरोना प्रभावित राज्य घोषित किया गया है 31 मार्च 2022 तक। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी मिनी लॉकडाउन लग चुका है। तमाम सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। नए साल से पहले ये पाबंदी बहुत जरूरी है, लेकिन उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया है, लेकिन अभी भी वहां पर नए साल को देखते हुए लोगों पर पाबंदी नहीं है। वो जश्न मना सकते हैं, लेकिन तमाम सावधानियों के साथ, तमाम नियमों के साथ। तो तमाम सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि अब प्रशासन की तरफ से, अब अलग अलग राज्यों में सरकारों की तरफ से सख्ती बढ़ाई जाने लगी है। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में डराते हैं आंकड़े। पिछले 24 घंटे में 500 केस रिकॉर्ड किए गए। 172 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि एक मरीज की मौत की भी जानकारी है। ओमिक्रॉन के 142 केस, कोरोना की बढ़ती रफ्तार दिखाई दे रही है। ओमिक्रॉन के 142 केसेस बताए जा रहे हैं, जबकि अगर कोरोना की बात की जाए लगातार संक्रमण बढ़ते जा रहा है। 7 दिन में ये संकट कैसे बढ़ा है, अब इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए, मंगलवार को 496 आंकड़ा रहा, जबकि सोमवार की हम बात करते हैं 331, रविवार को 290, शनिवार को 249, शुक्रवार को 180 मामले रिकॉर्ड हुए। गुरुवार की बात करें तो 118 मामले रहे, जबकि बुधवार को 125 केसेस रिकॉर्ड हुए। तो 7 दिनों में किस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, उसके आंकड़े भी हमने आपके सामने रख दिए हैं। अविनाश मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अविनाश, क्योंकि लगातार कोरोना का खतरा बढ़ते जा रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि बहुत खतरनाक साबित हो रहा है, कई देशों में इसके आंकड़े बता रहे हैं। दिल्ली की बात करते हैं, कितनी सख्ती बढ़ाई गई है और इन सख्तियों को लेकर, क्योंकि लोगों से भी आप लगातार बातचीत कर रहे होंगे, क्या कहना है इन पाबंदियों को लेकर, क्योंकि नए साल का आगाज भी होने जा रहा है? देखिए जय, अगर बात करें तो जिस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बाद दिल्ली सरकार ने एहतियातन कदम उठाते हुए कल कई सारी शक्तियों को लागू किया। अगर कल की बात करें तो 31 मई 2021 के बाद, यानी तकरीबन 6 महीने के बाद 490 केसेज आए और एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। तो इसके बाद दिल्ली सरकार ने तमाम सारे स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ बातचीत की और बातचीत में निर्णय लिया गया है कि तमाम सारे जो भीड़ भाड़ वाली जगह है उनको बंद किया जाए, जैसे कि सिनेमा हॉल है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिम को भी बंद कर दिया गया है, इंडोर योगा सेंटर को भी बंद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो मॉल है, मॉल तो खुले रहेंगे, लेकिन वहाँ पे जो दुकानें हैं वो ऑड और इवन के अनुसार खुलेंगी, यानी कि एक दिन और दुकानें खुलेंगी और दूसरे दिन इवन नंबर की दुकानें खुलेंगी। मॉल के अंदर भी 50% कैपेसिटी कर दी गई है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे भी कटौती करते हुए 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का आदेश दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ रहे थे, क्योंकि दिल्ली में बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और तमाम सारे जो यात्री विदेश से आ रहे थे उनके अंदर भी कई सारे यात्रियों में संक्रमण पाया गया है, जिनको कि दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती भी किया गया है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने एयरपोर्ट पर भी चौकसी बढ़ाई है। वहां पर भी लगातार जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनकी जांच कर रही है और उनकी जांच करने के बाद ही उनको अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए दे रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो दिल्ली के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पे भी भीड़ कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने खासतौर से दिल्ली पुलिस और इसके अलावा जो दिल्ली की सिविल डिफेंस है इसको भी आदेश दिया है कि वहां पे भीड़ न एकत्रित हो किसी भी मार्केट में, चाहे वो सरोजिनी नगर की मार्केट हो, जनपथ की मार्केट हो। क्योंकि पिछले हफ्ते जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद लगातार
लोग चर्चा कर रहे थे कितनी ज़्यादा भीड़ बाजार में उमड़ रही, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इसके लिए भी दिल्ली सरकार ने एहतियातन कदम उठाए और इसके साथ साथ जो नए साल की तैयारियां दिल्ली के अंदर चल रही थी उस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि केसेस लगातार अब बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन वेरिएंट जब से आया है उसके बाद से रफ्तार में थोड़ी तेजी भी देखी गई है। और तमाम तरह विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि अगले 1 महीने में और ज़्यादा केसेस निकलकर सामने आ सकते हैं। यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने ये तमाम सारे कदम उठाए। आज भी अगर बात करें तो अपने तमाम तरह विशेषज्ञों के साथ दिल्ली सरकार बैठक करेगी, जिसमें एम्स के डायरेक्टर भी मौजूद होंगे। उनसे जानेंगे कि और आगे किस तरीके से एहतियातन कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि ज़्यादा संक्रमण ना फैले, केसेस को कंट्रोल रखा जा सके। क्योंकि सेकेंड वेव में जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई थी, सभी देश के सभी वासियों ने देखा था कि लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। तो ऐसी स्थिति दोबारा ना उत्पन्न हो, इसके लिए तमाम तरह एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। जो बिल्कुल। और अविनाश देखिए, आज जो बैठक होने जा रही है जिसमें एम्स के निदेशक भी होंगे, तो देखना होगा कि आगे की स्थिति को भांपते हुए क्या फैसले होते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका, आप बने रहिए अविनाश हमारे साथ। और महासंकट पर मिनी लॉकडाउन लग रहा है। दिल्ली में येलो अलर्ट, जिम, स्पा और सिनेमा घर बंद कर दिए गए हैं। क्या सख्ती है वो ग्राफिक्स के जरिए हम अब आपको बता रहे हैं। कॉम्प्लेक्स स्विमिंग पूल भी बंद किए जा चुके हैं। मेट्रो और रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकता है, यानी नियमों का पालन आपको करना होगा। और इवन फॉर्मूले से दुकानें खुलेंगी। ओमिक्रॉन के चलते पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं और दिल्ली में सख्ती ज्यादा दिखाई दे रही है। येलो अलर्ट है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में कल केसेस काफी बढ़े हैं और इसे देखते हुए सरकार ने एहतियातन कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। मेट्रो रेस्टोरेंट को 50% क्षमता की इजाजत है, जबकि ऑड इवन फॉर्मूले से दुकानें खुलेंगी। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि ओमिक्रॉन के चलते ये तमाम पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। यूपी में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं, 80 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। अब कैसे ये मामले बढ़े हैं, कहां पर कितने मामले रहे हैं, उसकी जानकारी अब आपको दे रहे हैं। देखिए, नोएडा में 24 केसेस हैं, गाजियाबाद में 12 केस, लखनऊ में 11 और एक्टिव केसेस की संख्या की बात की जाए तो 392 ये संख्या है। तो लखनऊ में 11 केसेस हैं, गाजियाबाद में 12, नोएडा में 24 और एक्टिव केसेस कुल मिलाकर 392 इस वक्त है। पिछले 24 घंटे में 80 केसेस रिकॉर्ड किए गए और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का मामला, कोरोना के कहर को बढ़ते हुए देखा जा रहा है। और इसे देखते हुए अब सरकार की तरफ से सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। एक बड़ी मीटिंग इसको लेकर आज होने जा रही है और इस मीटिंग के बाद किस तरीके की सख्ती होती है, किस तरीके की पाबंदियां देखने को मिलती है, इस पर भी हमारी नजर होगी। चलिए अब कुछ सियासी खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रक्रिया की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की एक टीम लखनऊ में मौजूद है। आज उनके लखनऊ दौरे का दूसरा दिन है। आज चुनाव आयोग 2 बैठकें करने जा रहा है। इसी ने प्रदेश के डीएम एसपी को बैठक में बुलाया है और आज सभी जिलों के अधिकारियों को लखनऊ तलब किया गया है। आज की बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ चर्चा होने वाली है। सुबह 9:30 बजे निर्वाचन आयोग की पहली बैठक होगी। इस बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल होंगे, अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें मौजूद होंगे। दोपहर 1:30 बजे तक पहली बैठक चलेगी और साथ ही आपको बताएं कि दोपहर 3 बजे निर्वाचन आयोग की दूसरी बैठक शुरू हो जाएगी। ये बैठक दोपहर 3 बजे से शुरू होकर रात 9 बजे तक चलेगी और इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी भी शामिल होंगे और आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और इससे पहले कल भी चुनाव आयोग की टीम ने बैठक की थी और आज बेहद अहम मीटिंग होने जा रही है। मेरे सहयोगी शैलेश अरोड़ा इस वक्त लखनऊ से मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। क्या आज पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरीके से ये बैठकें चलेंगी और किन मुद्दों पर बात होगी, सीधे उनसे जानेंगे। शैलेश, क्योंकि कल भी बैठक हुई थी, तो विस्तार से जानकारी दीजिएगा कि कल क्या फैसले हुए बैठक में, किन मुद्दों पर फोकस रहा और आज जो बैठक होने जा रही है क्या समय और क्या मुद्दे रहेंगे बैठक के लिए। बिल्कुल, देखिए जया, जो कल की अगर हम बैठकों की पहले बात करते हैं तो उसमें राजनीतिक दलों के साथ में बैठक हुई थी। इसके अलावा जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो राज्य सरकार की पुलिस है उसके नोडल ऑफिसर यानी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, और इसके अलावा जो केंद्रीय पुलिस बल है उनके नोडल ऑफिसर्स के साथ में अलग अलग बैठकें हुई थी। तो अगर हम बात करें, देखिए राजनीतिक दलों के साथ जब बैठक हुई उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए अलग अलग, लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इसके बाद जो बैठक हुई थी, अगर बात करें पुलिस के नोडल अधिकारियों साथ या सेंट्रल के फोर्स के अधिकारियों के साथ, तो उसमें
कई चीज़ों पर बात की गई। देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है उत्तर प्रदेश के, उनसे बात की गई कि मतदाताओं की संख्या क्या है, मतदेय स्थलों की संख्या, बूथ, इसके बारे में जानकारी ली गई। इसके बाद में जब पुलिस के अधिकारियों से बात हुई तो उनसे फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है उसको लेकर बात हुई, उसका मूवमेंट किस तरह से होगा। एक चीज़ और कही गई है, देखिए पिछली बार के मुकाबले इस बार फोर्स ज़्यादा देने के लिए भी बात की गई है कल की बैठक में जो चर्चा हुई है। तो ये काफ़ी अहम बातें रही हैं। और इसके बाद अगर बात करें हम आज की बैठकों को लेकर, एक और चीज़ देखिए जो अहम रही वो थी कोविड को लेकर जो हालात हैं उनको लेकर भी कल की बैठकों में चर्चा हुई थी। आज की अगर हम बैठकों की बात करें तो देखिए आज की बैठक सबसे ज़्यादा अहम इसलिए क्योंकि जो भी चुनाव होगा उसमें सबसे अहम भूमिका जिला स्तर पर जो जिला निर्वाचन अधिकारी यानी जो डीएम है और प्लस जो पुलिस के कप्तान हैं यानी चाहे एसएसपी हो चाहे एसपी हो या जहां कमिश्नरेट है वहां कमिश्नर हो, इनकी रहेगी। ऐसे में आज इन्हीं के साथ में बैठक होगी। जो आईजी हैं अलग अलग जोन के वो भी बैठक में रहेंगे। और उसके बाद सुरक्षा के लिहाज से बैठकों की जो सुरक्षा के लिहाज से चुनाव की तैयारी उस पर भी बात होगी। और चाहे कोविड गाइडलाइंस की बात हो चाहे व्यवस्थाओं की बात हो, ओवरऑल यानी जो पूरी चुनाव की प्रक्रिया होगी किसी जिले में उसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी पूरी तैयारी की रिपोर्ट देंगे। एक अहम चीज जो निर्वाचन आयोग ने कल भी कही थी और आज भी फिर उस पर बात होगी वो है कि सभी जो केंद्र हैं वहां पर बिजली व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे जो ईवीएम है, जो वीवीपैट मशीन है, जो सीसीटीवी कैमरास लगेंगे वो सुचारू रूप से चलते रहे, उसमें कोई भी किसी तरह की बाधा नहीं आए। तो इसको लेकर भी कल भी बात हुई थी और आज भी होगी। और आज जब जिलों के निर्वाचन अधिकारी होंगे, देखिए 75 जिले से इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी जुड़ेंगे, डीएम जुड़ेंगे, तो उनसे इसके ऊपर पूरी बात की जाएगी विस्तार से। दूसरी चीज, जब बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो उसमें अहम भूमिका हो जाती है पुलिस की। तो पुलिस की तैयारी किस तरह से, क्योंकि इस बार बिल्कुल शैलेश, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर जो अहम गतिविधियां हैं उन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी आज की बैठक में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात काशी में चुनावी मंथन की करेंगे। वाराणसी से आपको बड़ी जानकारी दें, 2022 चुनाव को लेकर अमित शाह ने मंथन किया है। गोकुल धाम में शाह ने भाजपा नेताओं के साथ बड़ी बैठक की है और बैठक में काशी क्षेत्र और गोरक्ष क्षेत्र के पदाधिकारी मौजूद रहे। राजनीतिक समीकरणों पर बड़ी चर्चा हुई जिसमें चुनाव की तैयारियों को जानने के साथ टिकट बंटवारे का फीडबैक भी शाह ने लिया है। नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी भी यहाँ पर बैठक में शामिल होने पहुँचे थे। हम बात करने का, नंदी जी आप यहाँ पर बैठक में पहुँचे, क्या क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई? क्या हुआ? लगभग पौने 2 घंटे तक लगातार मैराथन बैठक चलती रही, क्या क्या बातें हुई? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने आ रही है, उसी की रणनीति बनी। 2 क्षेत्रों की यहाँ पर टीम पूरी तरह से मौजूद थी, कई बड़े चेहरे भी थे, आप भी मौजूद थे, तो क्या मंत्र क्या मिला? हमेशा जो मंत्र मिलता है, भारतीय जनता पार्टी के अप्रतिम रणनीतिकार इस देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने चुनाव की जीत के बहुत सारे मंत्र दिए हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो नंदगोपाल नंदी का दावा है कि बड़ी बहुमत से जीत बीजेपी की होने जा रही है। अमित शाह के साथ बैठक में रीता बहुगुणा जोशी भी मौजूद रहीं, उनसे भी बात की है हमारे संवाददाता नीतीश पांडे ने। आइए आपको सुनवाते हैं। गोकुलधाम के उस सभागार में मौजूद हूँ जहाँ पर ये बैठक चली है। आप देखिए लगभग पौने 2 घंटे यहाँ पर ये बैठक चली है और इसी टेबल पर आप देखिए सारे पदाधिकारी मौजूद थे, चाहे वो रीता बहुगुणा जोशी हो, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल हो। इसके साथ ही अगर बात करें तो दोनों उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ ही जो यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे, स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद थे। तो हम रीता बहुगुणा जोशी जी सामने हैं, जानने का प्रयास करेंगे। रीता जी, जो ये बैठक हुई है उद्देश्य क्या था? लगभग पौने 2 घंटे, काशी क्षेत्र और गोरक्ष क्षेत्र 2 क्षेत्रों के पदाधिकारी, क्या चर्चा क्या? पार्टी की बैठक थी, हमारे नेता आए थे, हम उनके साथ बैठे, चर्चा हुई, संगठन की चर्चा हुई, चुनाव के बारे में चर्चा हुई, बस वही है। अपनी मीटिंग थी, उसमें सार्वजनिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। अपनी मीटिंग में कुछ मंत्र भी मिले होंगे कुछ तैयारियों को लेकर? देखिए सभी अनुभवी लोग हैं, मंत्र का कोई प्रश्न ही नहीं है। जो अभी यात्राएं चल रही हैं उनकी समीक्षा हुई है, संगठन की समीक्षा है, बस ऐसे संगठन की समीक्षा हुई है। ये रीता बहुगुणा जोशी जी यहाँ पर मौजूद थे। और अब सवाल कि क्या संवाद से मिलेगी शक्ति, क्योंकि यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस भी काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी इन दिनों फुल फॉर्म में दिखाई दे रही हैं। आज भी प्रियंका गांधी फिरोजाबाद में रहेंगी
और आज प्रियंका का यहां पर शक्ति संवाद का कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी आज महिलाओं और लड़कियों से संवाद करेंगी। कांग्रेस के मुताबिक 5000 महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रही हैं। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी फिरोजाबाद से नितिन मौजूद हैं। नितिन, प्रियंका गांधी पहुंचने वाली हैं अब से थोड़ी देर बाद, क्या जानकारी मिल रही है उसको लेकर और कितनी तैयारी हुई है, और क्या संवाद से कांग्रेस को शक्ति मिलेगी? देखिए, बिल्कुल यही बड़ा सवाल है, क्या संवाद से शक्ति मिलेगी। खासकर मातृ शक्ति पर प्रियंका गांधी का ज़बरदस्त कहा जाए विशेष जोर है। आप देख सकते हैं कि इस समय मैं कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हूं। पूरी तरह से तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 10:30 बजे प्रियंका गांधी अपने दिल्ली स्थित आवास से निकलेंगी और 1:30 बजे उनका यहां कार्यक्रम पहुंचने का है। 2 घंटे करीब वो यहाँ रहेंगी और 2 घंटे में जो कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 5 से 7 और 10,000 तक भी महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक रैंप बनाया गया है। इस रैंप पर प्रियंका गांधी लगातार वॉक करेंगी और वॉक के जरिए वो टॉक करेंगी, यानी वॉकिंग विद टॉकिंग। तो यहाँ लगातार प्रियंका गांधी टहलते हुए महिलाओं से बात करेंगी, किस तरह से उनके क्या मुद्दे हैं, किस तरह से उनको न्याय नहीं मिल पाता है, और इसके साथ ही जो कांग्रेस की प्रतिज्ञाएं हैं उसको भी वो महिलाओं के साथ साझा करेंगी कि अगर उनकी सरकार आती है तो किस तरह से आंगनबाड़ी आशा बहुओं को जो मानदेय है बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा होगी। इसके साथ ही उनको पॉलिटिकल एम्पावर करने के लिए 40% जो टिकट है वो विधानसभा में वो देने जा रही हैं। तो उनका जो कार्यक्रम है 2 घंटे का गिरधारी इंटर कॉलेज सिरसागंज में रहने वाला। और उसके बाद एक सबसे बड़ी खबर ये है कि वो आगरा जाएंगी। आगरा में वाल्मीकि वाटिका में वो भगवान वाल्मीकि के दर्शन करेंगी और साथ ही जो अक्टूबर महीने में कस्टोडियल डेथ हुई थी अरुण वाल्मीकि, उसके परिवार से मुलाकात करेंगी। वो वाल्मीकि समाज के लोगों से वो बात करेंगी। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की कोशिश है कि वाल्मीकि समाज जो अभी तक परंपरागत तौर पर बीजेपी को बहुतायत में वोट करता आया है, तो ऐसे में बूलगढ़ी प्रकरण हो जो आप हाथरस में रहा वो वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखता था, या फिर आप कहा जाए जो अरुण वाल्मीकि प्रकरण में भी खुद रात में 11 बजे उनके घर लोहा मंडी आगरा में प्रियंका गांधी पहुंची थी। बिल्कुल, और देखना होगा कि क्या यहाँ से कांग्रेस को शक्ति मिलती है, क्योंकि फिरोजाबाद में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं दिखाई देता है। लेकिन आज जब प्रियंका गांधी यहाँ पर महिलाओं से बात करेंगी, कितने लोग पहुंचते हैं, क्योंकि दावा तो किया जा रहा है कि 5000 महिलाएं शामिल होने वाली है। आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जहां नए साल पर मुसीबत भारी है और यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते केसों को देखते हुए अब परेशानी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यूपी को जहां कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है, जो 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगा। सूत्रों की माने तो टीम 9 की बैठक में यूपी में कोरोना कर्फ्यू को रात 10 बजे से लगाने पर भी विचार संभव है। और इसके साथ ही दिल्ली की बात की जाए तो कोरोना को लेकर दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिनेमा, जिम और स्पा सेंटर्स को बंद कर दिया गया है, तो वहीं बस और मेट्रो को 50% क्षमता के हिसाब से सफर की इजाजत मिल चुकी है। इसके बाद अगर उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में नए साल पर कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को नए साल के जश्न को सावधानी के साथ मनाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। तो मिनी लॉकडाउन की तैयारी दिख रही है। कई जगहों पर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं, तो कई जगहों पर अभी विचार किया जा रहा है। यूपी कोरोना प्रभावित राज्य घोषित किया गया है 31 मार्च 2022 तक। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी मिनी लॉकडाउन लग चुका है। तमाम सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। नए साल से पहले ये पाबंदी बहुत जरूरी है। लेकिन उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया है, लेकिन अभी भी वहां पर नए साल को देखते हुए लोगों पर पाबंदी नहीं है। वो जश्न मना सकते हैं, लेकिन तमाम सावधानियों के साथ, तमाम नियमों के साथ। आज सीएम योगी भी फुल एक्शन में दिखाई देंगे और आज सीएम योगी 3 जिलों का दौरा करने जा रहे हैं। इन तीनों को सीएम योगी कई सौगात देने वाले हैं। इन तीनों जिलों में जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। सीएम योगी के आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो सीएम योगी फर्रुखाबाद जाने वाले हैं। यहां वो 196 करोड़ की 174 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। बीजेपी जन विश्वास यात्रा कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सीएम योगी आज अमरोहा भी जाने वाले हैं। अमरोहा में सीएम विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे।
योगी आदित्यनाथ अमरोहा पहुंचेंगे, जहां पर 31 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 43 करोड़ की लागत की होंगी। इसके बाद जन विश्वास यात्रा के तहत वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जिस जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे, इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं। जनसभा को लेकर के लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ठीक सामने आप देख सकते हैं ये मंच तैयार किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री अशोक कटारिया और क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल के साथ कई सांसद व विधायक मंचासीन होंगे और यहां पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए आएंगे। लेकिन जिस तरीके से जन विश्वास यात्रा को समर्थन मिल रहा है, उसको लेकर के भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनसभाएं कर रहा है और जनता को संबोधित कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरीके से जन विकास के लिए कार्य किए हैं और जो भी विकास कार्य हैं वो जनसभा के जरिए नेता आम जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अमरोहा से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। तो 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री होंगे और क्या कार्यक्रम रहेगा, किन योजनाओं की सौगात आज वो जनता को देने जा रहे हैं, उसकी जानकारी आपको देते हैं। विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम होगा और भाजपा की जन विश्वास यात्रा में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सभी 4 विधानसभा सीट से जन विश्वास यात्रा गुजरेगी और सुखदेवी इंटर कॉलेज में जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। करीब 1 घंटे तक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और कई बड़ी सौगातें इन तीनों ही जिलों में वो देने जा रहे हैं जनता को। बलराम मेरे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। बलराम, 3 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। अमरोहा में कब कार्यक्रम की शुरुआत होगी, कितने बजे मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं? देखिए जया, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में जाएंगे, जिसमें फर्रुखाबाद, अमरोहा और गोरखपुर शामिल है और तीनों जिलों में कई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे और एक बड़ी सौगात आम जनता को देंगे। अगर हम अमरोहा की बात करें तो यहाँ पर सुखदेवी इंटर कॉलेज में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और ये जनसभा जन विश्वास यात्रा के तहत आयोजित की गई है और यहाँ पर भी वो 31 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे और ये जो परियोजनाएं हैं लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत की हैं। अगर हम तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है और जो पदाधिकारी, जो कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे, उनके बैठने के लिए भी यहाँ पर उचित व्यवस्था की गई है। कार्यकर्ताओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जगह जगह पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि साफ सफाई का कार्यक्रम लगातार यहां पर जारी है और लगभग 2:20 पर यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे और लगभग 1 घंटे तक यहां पर कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। उसके बाद 3:25 पर वो यहां से रवाना होंगे। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जन विश्वास यात्रा के तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे, जीतने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री का ये दौरा बहुत अहम रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों का मुख्यमंत्री योगी दौरा करने जा रहे हैं और आपको बताएं कि कई योजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री देंगे। चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में एक के बाद एक मुख्यमंत्री का दौरा और आज 3 जगहों पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। अमरोहा में मुख्यमंत्री का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके अलावा जन विश्वास यात्रा में भी वो शामिल होंगे।